साल 1975। युगांडा की राजधानी कंपाला। मारिंडा मिलिट्री बैरक से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने इंसानियत की हड्डियों तक को हिला दिया। एक आदमी छटपटा रहा था। उसके कान काट दिए गए थे, नाक चीर दी गई थी और पेट फाड़कर अंग बाहर निकाल दिए गए थे। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। उस नरसंहार की सबसे डरावनी बात थी। कहा गया कि उसका जला हुआ मांस उसी आदमी ने चखा जिसने यह सब किया था। और वह आदमी कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक देश का राष्ट्रपति था। नाम था ईदी अमीन। लोग उसे मजाक में बिग डैडी कहते थे, लेकिन असलियत में वह था एक पागल, खून का प्यासा दरिंदा। इतिहास ने उसे नाम दिया द बुचर ऑफ युगांडा। वो इंसान नहीं, डर की चलती फिरती तस्वीर था। कहा जाता है अगर कोई उससे आंख मिलाकर देख भी लेता तो अगले दिन उसकी जिंदगी की गारंटी नहीं होती थी। उसकी जुबान पर सत्ता थी और जेब में मौत। उसकी पसंदीदा लाइन थी, अगर कोई मुझे चुनौती देगा तो मैं उसकी आंखें निकालकर फ्रिज में रख दूंगा। वो लुइस विटॉन के कंबल ओढ़ता था, डायर का इत्र लगाता था और रोल्स रॉयस में घूमता था। लेकिन दूसरी ओर उसका देश भूख, गरीबी और खून खराबे में डूबा हुआ था। जहां लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, वहां वो अपने महल में विदेशी वाइन के साथ मौत की कहानियां गिनता था। और उसकी सबसे गहरी नफरत थी भारत से। 1972 में उसने एक फरमान निकाला जिसने युगांडा में बसे लाखों भारतीयों की जड़ें उखाड़ दी। उसने कहा, भारतीय अफ्रीका का खून चूसते हैं, इन्हें बाहर निकालो या मिटा दो। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे शर्मनाक निर्वासन था। 60,000 से ज्यादा भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उनके घर लूटे गए, दुकानें जब्त कर ली गईं और जो विरोध करता वो गायब हो जाता। कई की लाशें नील नदी में तैरती मिलीं और कुछ का कोई नामोनिशान ही नहीं रहा। ईदी अमीन सिर्फ मारता नहीं था, वो जला देता था। और सिर्फ जला देता ही नहीं, कभी कभी खा भी जाता था। कई अफसरों ने गवाही दी कि उसके फ्रिज में मानव अंग रखे जाते थे। वो खुद टुकड़े टेस्ट करता था, उसका पेट नहीं, उसका दिमाग भूखा था, खून और खौफ का। आज जब दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों की लिस्ट बनती है तो सबसे ऊपर नाम आता है ईदी अमीन, द बुचर ऑफ युगांडा। उसकी कहानी सत्ता की नहीं, सजा की मांग है। और आज हम आपको यही कहानी सुनाएंगे। कैसे एक साधारण सैनिक बना राष्ट्रपति, फिर आदमखोर, कैसे उसने भारतीयों पर जुल्म ढाया और कैसे हुआ उसका भयानक अंत। 1920 का दशक। अफ्रीका की वो जमीन जहां ना बिजली थी, ना अस्पताल और ना ही रिकॉर्ड रखने का कोई तरीका। यहीं एक गुमनाम गांव कबोको में जन्म हुआ एक बच्चे का। नाम रखा गया ईदी अमीन। लेकिन यही नाम आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी दहशत बन गया। न कोई जन्म प्रमाण पत्र, न कोई सही तारीख। कुछ कहते 1925, कुछ कहते 1928। इतिहासकार मानते हैं हमें खुद नहीं पता ये राक्षस कब पैदा हुआ। पिता कौन था, इस पर भी विवाद है। कोई कहता है सूडानी था, कोई कहता युगांडाई। मां, वो भी रहस्य थी। कहा जाता है वह झाड़ फूंक करने वाली महिला थी। कुल मिलाकर ईदी अमीन धुंध से निकला और उसकी जिंदगी की शुरुआत भी रहस्यों से भरी हुई थी। लेकिन एक बात तय थी, यही बच्चा आगे चलकर अपने ही लोगों का कातिल बनेगा। बचपन जहां किसी इंसान की नींव रखी जाती है, वहीं ईदी अमीन का बचपन टूटा हुआ आईना था। पिता ने छोड़ दिया था। मां ने गरीबी, तिरस्कार और अकेलेपन में उसे पाला। मां ने उसे बॉम्बो की इस्लामिक स्कूल भेजा, सोचा कि इल्म उसका भविष्य बदल देगा। लेकिन वहां ईदी ने सीखा किताबें नहीं, सीखा गुस्सा, सीखी हिंसा और सीखा ताकत का नशा। जब बाकी बच्चे कुरान पढ़ते थे, अमीन मारपीट करता था। छोटे झगड़े धीरे धीरे हिंसा की लत में बदल गए। उसके भीतर पल रही बेचैनी हर पल उबलने लगी। यही टूटी नींव, यही जहर आगे चलकर लाखों बेगुनाहों के खून में रिसेगा। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से उभर रही थी। इसी साल अमीन ने ब्रिटिश सेना की शाखा किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में भर्ती ली। काम था रसोइयां, लेकिन उसके हाथ सिर्फ चम्मच तक सीमित नहीं थे। उसके भीतर हिंसा का ज्वालामुखी था। जल्दी ही उसने खुद को एक लड़ाकू साबित कर दिया। बंदूक चलाना, दुश्मन को पटकना, पूछताछ में बर्बरता। 1950 का दशक। ब्रिटिश साम्राज्य डगमगा रहा था। कीनिया में माओ माओ विद्रोह भड़क चुका था।
अमीन को वहां भेजा गया। पहली बार उसे हिंसा करने की खुली आजादी मिली और उसने इसका इस्तेमाल ऐसे किया जैसे किसी प्यासे को खून का पहला घूंट मिला हो। उसने विद्रोहियों की सिर्फ हत्या नहीं की, जिंदा पकड़ा, उनसे जबरदस्ती करवाई और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। लाशों को पेड़ों से लटकाया गया ताकि लोग डरें और सवाल बंद करें। पहली बार इंसानी खून देखकर उसे डर नहीं, नशा चढ़ा। यहीं से एक सैनिक शैतान में बदलने लगा। अमीन ताकतवर भी था। वो युगांडा का एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बना, लेकिन उसके लिए हर जगह रिंग थी। खेल और हत्या का फर्क मिट चुका था। जो मुक्के रिंग में चलते थे वहीं पूछताछ में कैदियों पर बरसते थे। उसके मुक्कों में सिर्फ ताकत नहीं थी, उनमें नफरत थी। वो खुद को चैंपियन नहीं, कानून मानता था। 1959 में उसे ब्रिटेन और स्कॉटलैंड भेजा गया। वहां उसे हथियार, युद्ध और अनुशासन सिखाया गया। लेकिन अमीन ने सीखा कैसे नियम तोड़े जाएं, कैसे डर से जनता को गुलाम बनाया जाए। वह लौटा तो सिर्फ सैनिक नहीं था, वह एक ट्रेंड मास्टरमाइंड बन चुका था। सन 1962 में युगांडा आजाद हुआ। मिल्टन ओबोटे प्रधानमंत्री बने। अमीन ने उनसे दोस्ती की, असर बढ़ाया। धीरे धीरे वो डिप्टी कमांडर तक पहुंच गया। उस पर तस्करी, सोना, हाथी दांत की ब्लैक मार्केटिंग और रहस्यमयी हत्याओं के आरोप लगे। लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का सबसे भरोसेमंद आदमी था। सन 1971 ओबोटे विदेश दौरे पर थे। अमीन ने उसी भरोसे की कमर तोड़ दी। रेडियो स्टेशन कब्जा किया और घोषणा की, मैं लोकतंत्र बहाल करने आया हूं। लेकिन असलियत में लोकतंत्र टैंकों के नीचे कुचल दिया गया। संविधान खत्म, संसद बंद और आवाज उठाने वालों की लाशें। न्यायाधीश, आर्चबिशप, यूनिवर्सिटी चांसलर, सभी को मार डाला गया। यह सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह खून से लिखा गया ऐलान था। अब देश सिर्फ एक आदमी का है, नाम आईडी आमीन। सत्ता मिलने के बाद उसने सेना को अपने रंग में ढालना शुरू किया। अपने समुदाय, ककवा और नूबियन के लोगों को भर्ती किया। न पढ़ाई, न अनुभव, बस वफादारी। उन्हें ट्रेनिंग दी गई, कैसे पहचानना है, दुश्मन को और खत्म करना है। धीरे धीरे सेना सेना नहीं रही, वो अमीन की हत्या ब्रिगेड बन गई। अमीन ने बनाई स्टेट रिसर्च ब्यूरो। नाम सरकारी, लेकिन काम था लोगों को अगवा करना, यातनाएं देना और गायब कर देना। लोहे की रॉड, इलेक्ट्रिक शॉक, गर्म सलाखें। लाशें जब लौटतीं तो पहचानना मुश्किल होता। कई को विक्टोरिया झील या नील नदी में फेंक दिया जाता। लोग कहते मगरमच्छ भी उनका इंतजार करते थे। अमीन का अगला निशाना थे भारतीय। उसने कहा, ये हमारे संसाधनों को लूटते हैं। 90 दिनों में 60,000 भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश। घर, दुकानें, फैक्ट्रियां सब जब्त। जो विरोध करता मारा जाता। लाशें नील नदी में मिलीं, कुछ का कोई सुराग नहीं मिला। युगांडा की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, क्योंकि जिनके पास अनुभव था उन्हें बाहर निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस बेनेडिक्टो किवानुका अमीन के खिलाफ खड़े हुए। दिन दहाड़े अगवा किए गए। कानों, नाक और होठों को काटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। और अमीन ने कहा, उसका मजाक बहुत सख्त था, यह इंसाफ की लाश थी। रिपोर्ट्स कहती हैं अमीन मानव अंग खाता था। वो कहता था, दुश्मन की ताकत को खुद में समेटना है। कहा जाता है उसके फ्रिज में मानव अंग पाए गए। वो अब तानाशाह नहीं, एक पागल दरिंदा था। भारतीयों को निकालकर उसने अर्थव्यवस्था सैनिकों को दे दी। उन्हें व्यापार नहीं आता था। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, देश भूखा हो गया। लोग रोटी के लिए तरसते रहे और अमीन अपने महल में विदेशी भोजन खाता रहा।